नमस्कार, चैनल वन में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में देवता भी निवास करते हैं, लेकिन उसी देवभूमि में दानव भी बसते हैं। एक ऐसा दानव सरकारी महकमे में ऊंचे ओहदे पर बैठकर महिलाओं की आबरू से खेल रहा है। उत्तराखंड सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के जिस अफसर पर राज्य के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है, जिस अफसर को देवभूमि की महिलाओं के सम्मान के लिए भारी भरकम अमला दिया गया है, उसी अफसर ने राज्य की एक अनाथ अबला लड़की का शोषण किया, वो भी पूरे 2 साल तक। आज हम दिखाएंगे अपने इस खास प्रोग्राम में ऑपरेशन देवभूमि का दुशासन में उस अधिकारी की हवानियत की पूरी दास्तान। ऑपरेशन देवभूमि का दुशासन। आ बीती है एक अनाथ और अबला लड़की की दास्तां है एक हवस के पुजारी की, सरकारी ताकत के बल पर अपनी साजिश रखने वाले एक सिरफिरे अधिकारी की, यानी कि अफसर की। देवभूमि में दानव की तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको सन्न कर देंगी। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इन तस्वीरों को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि ये तस्वीरें उस सच को बेपर्दा कर रही हैं, जिन्हें छुपाने के लिए उत्तराखंड सरकार और प्रशासन ने जमीन आसमान एक कर दिया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑपरेशन देवभूमि का दुशासन। सरकार की नाक के नीचे आला सरकारी अफसर किस तरह कर रहा था चीरहरण। सचिवालय स्तर का एक आला अधिकारी किस तरह खेल रहा था एक मासूम अबला की आबरू से। हवस का वो पुजारी किस तरह मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। ऑपरेशन देवभूमि का दुशासन में हर वो सच बेपर्दा होगा, और बेपर्दा होगा देवभूमि का दानव। देवभूमि के दानव का एक एक सच हम आपको बताएंगे। उत्तराखंड सचिवालय की हैरान कर देने वाली हकीकत से वाकिफ कराएंगे, जिनके कंधों पर है महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी। वो रक्षक ही बन जाएं भक्षक, तो कौन करेगा अबला नारी की रक्षा। सरकार की नाक के नीचे क्यों चल रहा है हवस का घिनौना खेल। कौन है देवभूमि का दानव। आज बेपर्दा होगा उसका चेहरा, और बेनकाब होगा देवभूमि का दुशासन। परत दर परत खुलेंगे राज। देखते रहिए देवभूमि का दुशासन, चैनल वन पर दिन भर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं JR सरन, जो सोशल वर्कर भी है और रेस्क्यू फाउंडेशन है जिसके ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी है। असीम त्रिवेदी, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं में अपने वो पक्ष रखते हैं, समाज के लिए बेहतरीन काम करते हैं। और साथ ही साथ टीना शर्मा भी है हमारे साथ, जो सामाजिक कार्यकर्ता, और साथ ही स्टूडियो में हम उनसे भी मिलवाएंगे जो पीड़िता है, वो भी हमारे साथ है। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड की इस अबला और अनाथ लड़की की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। राज्य के सबसे बड़े अफसर ने उस पर इतने जुल्म किए कि सुनने वाली की रूह तक कांप जाए। ऑपरेशन देवभूमि का दुशासन। हर बार मैं सोच कर रह जाती थी कि इस बार आखिरी बार होगा, इस बार आखिरी बार होगा।
जिसके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, जिसके ऊपर जनता यकीन करती हो। सोचो, अगर वही दगाबाज निकले तो क्या होगा? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा? जी हां, भरोसे का कत्ल हुआ है, जिम्मेदारी की धज्जियां उड़ाई गई हैं, दरिंदगी और वहशीपने की सारी हदें पार हुई हैं। और ये सब हुआ है देवनगरी उत्तराखंड में एक अनाथ अबला लड़की के साथ, जिसको उत्तराखंड सरकार के एक आला अधिकारी ने नौकरी का झांसा देकर सब्जबाग दिखाए, सुहाने सपने दिखाए और 2 साल तक उस अबला का न सिर्फ शारीरिक बल्कि हर तरीके से शोषण किया, उसके अनाथ होने का फायदा उठाया। मुझे जॉब के नाम पे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया है, जॉब के बहाने, घर के बहाने, कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। पीड़िता का आरोप है कि उत्तराखंड का ये आला अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात है। पहली बार में इस बात पर यकीन करना जरा मुश्किल था कि सरकार के जिम्मेदार पद पर बैठा एक आला अधिकारी इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दे सकता है। इसलिए हमने घटना की पूरी पड़ताल करने की ठानी और शुरू हुआ ऑपरेशन देवभूमि का दुशासन। पीड़िता की माने तो संयुक्त सचिव जेपी जोशी की इस लड़की से मुलाकात 3 साल पहले ऋतु कांडियाल नाम की एक महिला ने कराई, जो पीड़िता की पहले से जानकार थी और इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस में पदाधिकारी है। इस मुलाकात में जेपी जोशी ने पीड़िता की नौकरी लगवाने का वायदा किया। इस मुलाकात के करीब 1 साल बाद जेपी जोशी ने पीड़िता से संपर्क किया। और उसे अचानक रात के खाने पर देहरादून के अमृत रेजिडेंसी होटल में बुलाया, जहां एक बार फिर विधानसभा या सचिवालय में नौकरी देने का वादा किया। पीड़िता की माने तो जेपी जोशी ने उसे सरकारी जमीन और सरकारी कोठी अलॉट करने के भी सब विभाग दिखाए। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे सरकारी जॉब देंगे, मेरा अपना घर लेकर देंगे मुझे। कहते हैं उनके बेटे की 3 एनजीओ हैं, उनके पास सरकारी बंगलो है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमेशा ये कहते रहे, तू जानती नहीं है तू किस आदमी के साथ संबंध में है और मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसके बाद जोशी ने पीड़िता के घर आना जाना शुरू कर दिया और शुरू हो गया चीरहरण। पीड़िता की मर्जी के खिलाफ उसका यौन शोषण होने लगा। ऊंची पहुंच, रुतबा और ताकत का डर दिखाकर ये आला अधिकारी लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। हवस का ये घिनौना खेल 2 साल तक यूं ही चलता रहा और अनाथ लड़की एक आला सरकारी अफसर की हैवानियत का शिकार होती रही। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा टीना शर्मा जी से, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। टीना जी, जिस तरह से अभी आपने ये देखा कि किस तरह से एक अफसर एक महिला का उत्पीड़न उसे प्रताड़ना करता है, उसका यौन शोषण करता है, क्या कहा जाए कि जब पावर हाथ में आती है, पैसा हाथ में आता है, तो इस तरह का अफसर इसी तरह का खेल करता है? नहीं, ऐसा तो देखिए, ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे न्यूट्रल राय से आते हैं तो मैं कई बार ये भी नोटिस करती हूँ कि महिलाओं की भी कुछ गलतियां होती हैं इसमें। आप ऐसे किसी के लुभावने वादों में कैसे आ सकते हैं और कैसे ये सोच सकते हैं कि आपको बिना कुछ किए कोई मदद करेगा। आपको उन कारणों को समझना पड़ेगा कि क्यों वो आपकी मदद करना चाहता है। और एक सॉरी टू से दिस ऑन ए चैनल, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि महिलाएं कई बार अनजाने में ऐसी चीजों में फंस जाती हैं। और ठीक है, ये सब पुरुषों को आप एक तरह नहीं मान सकते और सब महिलाओं को भी एक तरह नहीं मान सकते, एक पैटर्न पे नहीं रख सकते।
तो कहीं ना कहीं पुरुष इसकी पहल जरूर करता है, पर कहाँ महिला को कितना रोकना है वो भी महिला जानती है। लेकिन टीना जी सवाल उस समय, मुझे लगता सवाल है देखिए टीना जी, सवाल उस समय और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब वो महिला अकेली हो, अनाथ हो, और जाहिर सी बात है कोई हमदर्दी उसके साथ जताएगा तो वो विश्वास तो करेगी ही। ऐसा तो नहीं है कि उस महिला को पता नहीं है, लेकिन जब कोई हमदर्दी का रास्ता दिखाता है तो क्या किया जाए, उसका सहारा तो लेना पड़ेगा ना, भरोसा तो करना पड़ेगा। लेकिन उस भरोसे की आड़ में जब ये किया जाता है, देखिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए सड़क पे हर आधा किलोमीटर पे आपको हमदर्दी जताने वाले मर्द मिल जाएंगे। आपको अपनी ओरिएंटेशन देखनी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसकी हमदर्दी लेना चाहते हैं और किन कारणों से लेना चाहते हैं, और वो क्यों हमदर्दी देना चाहता है और किन कारणों से देना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सिर्फ एक सीख के तौर पे मैं बोल रही हूँ, पर इससे इसका ये कोई मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति ने गलत नहीं किया, उस व्यक्ति ने ऐसा इनके साथ नहीं किया जो रिपोर्ट करने लायक नहीं है, डिबेट के लायक नहीं है। ऑफकोर्स डिबेट के लायक है, और मैं तो इनकी हिम्मत की दाद देना चाहती हूँ कि टेलीविजन पे आके इस बात को कहना चाहती हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, और उस व्यक्ति का खुलेआम नाम दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा पहल है, पर महिलाओं को कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं में और अपनी सीमाओं को भी ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। ये मेरा मैसेज है, क्योंकि हमदर्दी, परिवारों में भी हमदर्दी तभी आती है जब आप बहुत क्लोज होते हैं और आपको एक दूसरे से फायदा हो रहा होता है। आज का समय इतना मटेरियलिस्टिक हो गया, तो ऐसे समय में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। और अनाथ होना और ये सब चीजें मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं मानसिकता पे बहुत फर्क पड़ता है, नो डाउट। तो मेरी पूरी सिंपैथी इनके साथ है, पर आगे के लिए ये एक सीख समाज में जाए। जो भी लोग व्यूअर्स हमारे इस बात को सुन रहे हैं, उनको ये समझ में आए कि कोई आपको मदद करना चाहता है, घर दिलाना चाहता है, आपको कहीं नौकरी लगवाना चाहता है, तो क्यों लगवाना चाहता है, उसके कारण क्या है, आप उसमें मिसयूज, तो कारण क्या है, क्यों लगाना चाहता है? तो जाहिर सी बात है जो जिस अफसर ने अपनी हमदर्दी दिखाई उसके मन में कहीं ना कहीं खोट था। हालांकि उस पीड़िता को विश्वास था कि ये शख्स उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मदद करने वाला ही भक्षक बन जाएगा, रक्षक नहीं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी हैं जो एसिड पीड़ित हैं, उन पर एसिड अटैक किया गया था। लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी जी स्वागत है आपका। सवाल कई है, लेकिन चैनल 1 की मुहिम यही है कि इस लड़की को, इस महिला को एक इंसाफ दिलाया जाए। लगातार हमारा ये ऑपरेशन दुशासन चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक उस अफसर को कहीं ना कहीं बर्खास्त न किया जाए, सरकार, उत्तराखंड सरकार उस पर एक्शन न ले, क्योंकि ये भरोसे का कत्ल है, ये एक नारी की इज्जत का सवाल है। क्योंकि भरोसा जब किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि जो शख्स उसकी मदद कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसे एक ऐसा सहारा दे ताकि उसकी जिंदगी जो है वो सही राह पर चले। हम बात करेंगे JR शरण से। शरण साहब, अभी आपने सुना टीना शर्मा जी का कहना था कि लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि वो किस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन जब हमदर्दी का कोई अपना हाथ आगे बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है, तो जाहिर सी बात है भरोसा तो करना पड़ेगा। देखिए, जब आदमी मजबूरी में रहता है तो तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा सहारा मिलता है। और उस समय कोई अगर आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको जॉब दे के सेटल कराऊंगा, आपको घर दूंगा, आप देख ही रहे हो मैं मेरी पावर्स क्या है, मैं कितना इन्फ्लुएंशियल हूं, तो कोई भी इसमें आ सकता है। और दूसरा कि जब वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई आगे पीछे कोई भी नहीं है और स्ट्रगलिंग, तो ऐसे ट्रैप में फॉल करना एक बहुत ही, मैं सोचता हूं कि आसान हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा कोई आपको प्रॉमिस करता है कि मैं दूंगा। ठीक है, अभी हम बाहर बैठ के कह सकते हैं कि ठीक है, उनको सोचना चाहिए था, करना चाहिए था, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखिए तो आदमी मजबूरन कुछ न कुछ करता ही है, और वो भी जब इतनी प्रॉमिस किए जाए आपसे। तो मैं तो सोचता हूं कि जो भी सूबे के ऑफिसर हैं उनको, आप तो कह रहे हैं बर्खास्त, उनको अगर IPC की धारा देखी जाए तो उनको 7 साल से उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है जी। अगर ये सच्चाई है जो आप दिखा रहे हैं तो उनको बर्खास्त ही नहीं, उनको उम्र कैद होनी चाहिए, ताकि दूसरे जो सूबे के लोग हैं उनको कम से कम मैसेज जाए कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि उम्र कैद एक धारा भी बनती है और कहीं ना कहीं कानून अपना एक काम भी कर सकता है इसमें जब इस पर एक्शन होगा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई इंसान जब पावर में आता है, जब उसके पास पैसा आता है, तो इस तरह के वो लालच देकर उसका मकसद यही होता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी अबला नारी को ढूंढा जाए जो उसके वादों का शिकार हो सके। देखिए, ये तो हमारे, अगर आपने अपने पूर्वजों से सुना होगा या जो हमसे बुजुर्ग हैं उनसे सुना होगा, तो लोग कहते थे कि पावर और पैसा, बहुत कम लोग हैं जो पचा पाते हैं, वो दिखता है, वो गुरूर आ ही जाता है पावर आने पे।
तो वो तो अयासी कहीं ना कहीं दिखती झलकती है, और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पावर पे कंट्रोल रख पाते हैं। तो ये तो होना ही था, और ये तो गलती से ये फंस गई, पता नहीं और कितने लोग, ये तो सामने आ गई हैं, पता नहीं उसने और कितने लोगों को इस तरह से झांसे में रखा होगा। जाहिर सी बात है, ना जाने कितने और महिलाओं इस अफसर ने अपना शिकार बनाया होगा, क्योंकि जिस ओहदे पर यह बैठा है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये उन लोगों को शिकार बनाता है जो बेबस हो, मजबूर हो, और कहीं ना कहीं हमदर्दी जिन्हें चाहती हो, जिन्हें हमदर्दी चाहिए हो, उनको ये शिकार बनाता है। असीम त्रिवेदी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। असीम साहब, आप कई सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, आपने भी देखा अभी जिस तरह से ये स्ट्रिंग देखा आपने, और किस तरह से एक महिला को यहां पर बार बार प्रताड़ित किया गया, और 2 साल तक लगातार वादा किया गया कि वो उसे नौकरी देगा, सहारा देगा। क्या कहेंगे आप कि वाकई दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस तरह का खेल खेलते हैं? वाकई बहुत शर्मनाक है कि ऐसे समय में जब दामिनी आंदोलन भी हुआ है, तमाम आवाजें उठ रही हैं महिलाओं के पक्ष में, एसिड अटैक के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, ऐसे में ये ऐसी घटना अभी भी हो रही है, देखना वाकई अफसोसजनक है। मुझे लगता है कि तमाम ऐसे लोग जो तमाम कुंठाओं से पीड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं मनोरोगी होते हैं, और जब वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पे उनके पास पैसा होता है, रसूख होता है, तो किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कुंठाई जिम्मेदार है। और उत्तराखंड जैसी जगह में मेरे ख्याल से छोटी जगह है, और किसी भी अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को लग सकता है कि उसका इतना दबदबा है कि उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, कोई आवाज नहीं उठा पाएगा, तो ज्यादा स्वतंत्र फील करता है वो। अभी हाल ही में एक पुलिस अधिकारी थे उत्तराखंड के, उनके ऊपर भी ऐसे ही आरोप लगे थे। यूपी में हमने देखा है कि एक पीसीएस ऑफिसर पे आरोप लगे थे कि एक लड़की थी जो कोचिंग की छात्रा थी, कई साल तक उसने शोषण किया था। जी। तो जैसा नेताओं के साथ अब तक हम देख रहे थे, अब वही चीज हम अधिकारियों के साथ देख रहे हैं। लगातार ऐसे मामले अलग अलग जगह से सामने आ रहे हैं जहां पे महिलाओं का शोषण हो रहा है, लंबे समय तक झूठे वादे किए जा रहे हैं, और शायद वही है कि कुंठाएं जब रसूख के साथ, सत्ता के साथ मिल जाती हैं, तभी दृश्य सामने आता है। जाहिर सी बात है, जब इंसान के जहन में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, दामिनी का केस जब दिल्ली में पूरा रोड पे दिल्ली बाहर निकल गया था, उसी दौरान एक अभी 3-4 दिन पहले केस उजागर हुई है जिसमें जज थे सुप्रीम कोर्ट के, दूसरे ट्रेनी को, तो पता नहीं आज की मानसिकता, और स्पेशली मैं तो कहूंगा मेल मानसिकता कहां जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। यहां तक कि अभी जो एक स्टिंग हुआ है गुलेल.com का जो स्टिंग है, उसकी भी बात की जा सकती है। जैसे एक महिला की निगरानी के गए, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया एक बड़े राज्य में, और बहुत बड़े लोग हैं, राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री। आसिम, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम उस पीड़िता से भी बात करेंगे जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। हम आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दाद देंगे कि आपने अपनी हिम्मत यहाँ पर दिखाई, और किस तरह से आपने ऐसे चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की है। क्या था, किस तरह से ये आपके संपर्क में आए, किस तरह से इन्होंने आपको ये कहा कि वो आपको नौकरी देंगे, सहारा देंगे? देखिए, 2 साल पहले मेरी इनके साथ जो परिचय कराया था, वो कांग्रेस की युवा नेता है ऋतु कंडियाल जी। मेरा तो सचिवालय से कोई मतलब नहीं है जी। तो उन्होंने ही मेरा इनसे परिचय कराया था कि ये मेरे मित्र हैं, संयुक्त सचिव जेपी जोशी, और ये मेरी दोस्त है नैना, और यही सब करके कि इनका ध्यान रखना, कहीं अच्छी जगह सेटल करना है। ये अब मैं एक महिला मित्र पे अपनी विश्वास कर ही सकती हूँ। तो उसी के बाद हमारा उस दौरान बातचीत हुई, फोन नंबर एक्सचेंज हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे कई बार डिनर पर इनवाइट किया, सचिवालय भी बुलाया, मैं नहीं गई। मुझे लगा मेरा क्या काम है वहां जाने का, या कई बार मैंने कहा ऐसे तो ऑफर करते ही रहते हैं सब डिनर का। तो उन्होंने कई बार इनवाइट किया, तब मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो एक बार किसी से बात करने में, सुनने में कोई हर्ज नहीं है। तो वही हमारी लास्ट ईयर विंटर्स की बात है, उन्होंने मुझे बुलाया और बातें की इस तरह की, क्या है, कैसा है, ये है, वो है। तो मुझे लगा कि वो मेरे पापा की एज के हैं, तो मैंने उसे उस नजरिए से नहीं देखा था जो बाद में बातें खुली हैं। मतलब मुझे उनसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा मिलकर कि वो मुझे सहानुभूति दिखा रहे हैं। तो चलो, उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ है मेरा कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अनाथ हूँ, कि अगर वो मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं तो मुझे ये नहीं पता था कि उनका हाथ कब कहाँ चला जाएगा। मैं तो ये सोचती थी कि मेरे पिता समान है, इसलिए मैंने उन पर विश्वास किया। और लगातार वो मुझे उसके बाद घर ना जाना शुरू हुआ, मुझे 1-2 महीने तक वो पैम्पर करते रहे। तो मुझे हमेशा उनके अंदर वो उनका प्यार दिखाने का तरीका था, उसे मैं सहानुभूति और ममता का नाम दूंगी। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर वो क्या चीज, क्योंकि यानी कि जो वो विश्वास दिलाते थे, जो वो आपके साथ बात करते थे, तो आपको उनमें जो आपको उनमें वो दिखते थे, छवि दिखती थी,
वो आप अपने पिताजी की छवि देखते थे उनमें? मैं यही बता रही हूँ कि जो उनकी और मेरी एज में फासला है, तो वो मेरे बॉयफ्रेंड की एज के तो है नहीं, तो मैं जो वो सहानुभूति दिखाते थे उसे मैं ममता के रूप में देखती थी। मैंने हमेशा उन्हें उसी तरह से सम्मानित करती थी जैसे एक पिता को किया जाता है। उनके वो अपने बच्चों की बात बताते थे कुछ भी, तो मुझे लगता था कि वो मुझे भी अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। तो 2-3 महीने तक वो इस तरह से पैम्पर करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये सब चीजें शुरू हुई, मैंने विरोध भी बहुत किया इसका। जी जी। तो उसके बाद ये डराने धमकाने का चलिए आपके पास दोबारा तो बहुत दर्द भरी कहानी है आपकी, और जिस तरह से विश्वासघात किया गया है आपके साथ और आपके कहीं ना कहीं आपको शिकार बनाया गया, इस पे पूरे देश की हमदर्दी आपके साथ, और आपको न्याय दिलाने की हम पूरी जो हमने एक मुहिम छेड़ी है वो करेंगे। कांग्रेस के सांसद प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप टमटम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप साहब, जिस तरह से ये अभी आपने देखा कि किस तरह से एक मासूम लड़की को एक सरकारी अफसर अपनी हवस का शिकार बनाता है, उससे वादे करता है, क्या कहेंगे आप, क्या हो रहा है उत्तराखंड में? देखिए, अगर इस तरह का मामला है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और किसी भी पीड़ित पक्ष के साथ अगर इस तरह का ब्यौरा तो आज पूरे देश में इस तरह के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जिससे कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। प्रदीप साहब है, क्योंकि आरोप लगे, मुझे ज्यादा जानकारी मैं तो आप ही के इस माध्यम से, चैनल से इसको सुन रहा हूँ, लेकिन बहुत गंभीर मामला है, और इसकी अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, वो खुद कह रही हैं कि बीती जैसे थी, तो उस हिसाब से तो इसकी पूरी मामले की सरकार को जांच करनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदीप साहब, सवाल ये उठता है कि आपकी तरफ से, यानी कि कोई बड़ा अधिकारी जब इस तरह के घिनौने काम करता है, आप सब लोग ये कहते हैं कि तहकीकात होगी और जांच होगी, जांच के बाद जो भी कुछ निकल कर आएगा उसके तहत उनको सजा भी दी जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आपकी उत्तराखंड में आपकी सरकार है और महिला पर इस तरह से बार बार ये जुल्म देखने को मिल रहे हैं। महिला का साफ आरोप है कि एक आला अधिकारी, इतना बड़ा अधिकारी जब इस तरह का घिनौना काम करता है तो सवाल उठना लाजमी है आपकी सरकार पर भी कि आपकी सरकार कर क्या रहे हैं, आप भी तो वहीं से आते हैं। नहीं, देखिए, अभी मैं तो आप ही के माध्यम से कोई मेरे पास पीड़ित पक्ष के द्वारा कोई बात आई होती तो हम उसकी जांच करवाते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से ये चीजें प्रकाश में आई, मैं ना पीड़ित पक्ष महिला ने जो बात की वही मैं सुन रहा हूँ, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके बारे में मैं पक्ष को मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर प्रकृति का है और इस तरह के प्रकरण बहुत जल्दी आ रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार को इस तरह के मामलों को ध्यान में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है, सरकारों के भी निर्देश है कि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले को प्रथम वरीयता पर उनकी तहकीकात की जानी चाहिए, जिससे कि किसी के साथ अन्याय भी न हो और मामले की जांच भी हो। आज आपने मामला आपके माध्यम से उठाया तो हम कहेंगे कि इस मामले पर सरकार अपना। प्रदीप साहब, अभी आप ये कह रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपने ये सब देखा और सुन रहे हैं कि किस तरह से इस महिला के साथ अत्याचार हुआ, इस महिला पर आप अभी क्या कहेंगे? क्या उस अधिकारी के खिलाफ अभी एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि सरकार आपकी है और कहीं ना कहीं आपके पास ये अख्तियार है उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने का। सरकार से अपील करूंगा कि महिला के द्वारा जो कहा जा रहा है गंभीर मामला है, गंभीर आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये जो बात कही जा रही है सत्य है। अगर सत्य है तो ये हम सब के लिए बहुत वैसे दुर्भाग्य की बात। अगर इस तरह से बड़े अधिकारी इस तरह के मामले होंगे तो मामले की जांच की जाएगी, लेकिन अभी तो ये भी नहीं कह सकता है कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा है। तो इसलिए आरोप लगा है, आरोप गंभीर है, इस गंभीर आरोप की जांच को सरकार को हायर लेवल के अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। और जिस तरह जो महिला हैरेसमेंट के नियम है, जो भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, उसके आधार पर इस पूरे मामले की तहकीकात करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि वही रटा रटाया एक जवाब की तहकीकात होगी, एक्शन नहीं लिया जाएगा तुरंत। तो अभी मैं किसको कह दूंगा फांसी पे चढ़ा दूं? डेमोक्रेसी फांसी पर कोई नहीं कह रहा, लेकिन आपकी सरकार है और आपकी सरकार के रहते इस तरह से महिलाओं की इस तरह से जुल्म होते हैं और एफआईआर कोई करने जाता है तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है। तो पहले कहीं अप्रोच नहीं की कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब एक आरोप लगता है कि अब उस आरोप की जांच नहीं, इस महिला साहब कहना है कि
उन्होंने जो भी कहा आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, या मेरे को किसी को अप्रोच की होती तो हम उसमें सर आप पहली बार आ रहा है तो पहली बार यही तो बात होगी कि जो आरोप लग रहा है आरोप गंभीर है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। आरोप लगते कि किसी को आप सजा के कि मैं कैसे कह दूंगा? सजा नहीं, लेकिन FIR तो तुरंत ही फाइल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर्स हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो भाई कानूनी प्रक्रिया है वह सुप्रीम कोर्ट FIR कोई फाइल करने को तैयार नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। प्रदीप साहब, कोई FIR लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मालूम है कि एक बहुत बड़ा अधिकारी है और उसके खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। बड़ा और छोटे का प्रश्न नहीं है। देश के कानून के हिसाब से अधिकारी और सब सामान्य हैं, सब बराबर हैं। अगर पीड़ित पक्ष की ओर से कोई आरोप लगाया जा रहा है तो उसके पर जो दिशा निर्देश है देश के कानून के अनुसार। लेकिन प्रदीप साहब, जब इन अधिकारियों को फोन किया जाता है, ये फोन पिक नहीं करते हैं, कोई जवाब नहीं देते, सवाल तो उठता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से, इसी अफसर की तरफ से कुछ हुआ तभी इस तरह से होता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि जब तक FIR नहीं होती, आपने अभी सुना, उस महिला की बात भी सुनी, उस महिला ने अपने अभी टीवी पे साफ कहा कि इस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया, उसके भरोसे का कत्ल किया गया और लगातार 2 साल तक उसके यौन शोषण करते रहे। अभी तो आप कोई एक्शन ले सकते हैं, अभी आप भी तो कोई एक्शन ले सकते हैं, तुरंत आप भी कीजिए ना कोई एक्शन। नहीं, हम तो कहेंगे जब उनकी ये बात आई इसी चैनल के आधार पर सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, जो कार्रवाई करनी चाहिए। आपने मुझे चैनल पर बुलाया, आपके माध्यम से मुझे चीज की जानकारी, पीड़ित पक्ष ने कभी मुझे ये बात नहीं की, आपके चैनल में की। तो आज सामने ये कि जब गंभीर आरोप लगते हैं तो उस गंभीर आरोपों को उसी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और सरकार लेगी। नहीं, सरकार देखिए, हम सीधा पीड़ित की आपसे बात करवाते हैं, आप सांसद हैं और यही आपसे इसकी शिकायत करती है। आप कहिए दोनों थाने का नाम FIR, आप कहिए, सांसद हमारे साथ ही, आप क्या कहना चाहिए? कहिए आप किस तरह से आपको, जब आप FIR करने तो नहीं की, और किस तरह से आपको न्याय चाहिए? चूंकि मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर शिमला बाईपास रोड पर रहती हूँ, तो मेरे एरिया के अंदर ISP चौकी ही आती है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है और नहीं लिखा जाना था, मैंने फिर भी कोशिश की। इसके अलावा भी जब 2-3 बार छोटे मोटे कोई केस होते हैं उसमें कहते हैं कि जी टीजिंग का, छेड़ने के मामले में 3 महीने की सजा है। कभी भी दीपक जी ने या कुलदीप पंत जी ने कभी अवेलेबल होते थे, कभी नहीं। उसके अलावा इतने कांस्टेबल होते थे, कभी भी मेरी FIR दर्ज नहीं हुई। मैडम, सुबह से शाम तक यही सब होता है, पकड़ी जाएगी गाड़ी, पकड़ने दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अभी भी इस मामले में सब हिल गए, मैडम जी अभी नहीं है, ये होगा, अब ये नहीं है, अब तब आ जाइएगा, अब तब आ जाइएगा। बताइए मैं उसमें कैसे जाऊं? मैं, मुझे अपनी जान का भी खतरा है। देखिए प्रदीप साहब, अभी हमने सुना कि लड़की का खुद कहना है कि उसे अपनी जान का खतरा, लगातार अधिकारी इसका पीछा कर रहे हैं, इनके घर वालों को धमका रहे हैं, यानी कि जो इसके परिवार के सदस्य हैं, जो रिश्तेदार उनको धमका रहे हैं। हम भी लगातार फोन करने के लिए उनका पक्ष जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, फोन नहीं उठाया जाता, उल्टा कहीं ना कहीं धमकियां दी जा रही है। चाहती हूँ, मेरे रिश्ते में मामा जी NH विला रोड पर, जब मैं यहाँ मीडिया की सिक्योरिटी में आई तो उनको धमकाया जगदीश भंडारी ने, SP देहात जगदीश भंडारी ने। उनको कहता है उनके बच्चों को उठा लूंगा मैं स्कूल से, उनको उठा के ले आऊंगा, वरना नैना को सुबह 11 बजे तक हमारी कस्टडी में दो, कहीं से भी। जगदीश भंडारी, SP देहात, उनका फोन नंबर आया, उन्होंने धमकाया। गली के गुंडे उल्टे सीधे नंबरों से फोन करके उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे जितने जान पहचान वाले। मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ यहाँ पर प्लीज? मैं बहुत देर से आपकी बात सुन रही हूँ, क्या मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? बोलिए। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। आप सीधा ये वॉक इन कर सकती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन जो है, अगर आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो आपको उत्तराखंड हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो अगर ये वहां नहीं जाना चाहती हैं तो यहाँ, अगर ये दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट, ये वॉक कर सकती हैं। सीधा बेंच बैठी होती है वहां पर, आप सीधा बेंच के सामने खड़े होकर इस बात को बोलेंगे, एक पेपर पे भी लिख के देंगे, तो आपके जो आपका जो मैटर है उसको सबमिट किया जाएगा। पहली बात ये है, सबसे पहला तरीका। सेकंड बात, आप इसका ज्यूरिडिक्शन जो है, अगर इनको FIR करानी है तो 0 FIR कहीं से भी हो जाएगी। अभी आपके स्टूडियो से उठे, कोई पहला थाना, जो मुझे लगता है कि चैनल भी इनको मदद कर सकता है, कोई पहला थाना इनकी 0 FIR करेगा और वो 0 FIR जो है वहां पर कंसिडर की जाएगी। चलिए, ये तो होगा ही होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपके पास बाद में लौटता हूँ। पहले प्रदीप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप कहते हैं कि शिकायत नहीं की गई, किसी को पता नहीं है,
लेकिन खुद वहां के जो एसएसपी हैं जगदीश, उन्होंने खुद इनके रिश्तेदारों को, एसपी जो है जगदीश, जो देहात के एसपी हैं, उन्होंने खुद इसको धमकी दी है। तो किस तरह से ये शिकायत करें? देखिए, हमारे सामने शिकायत क्या है, हमारे साथ आपके चैनल के माध्यम से पहली बार प्रकाश में आया है। मैं अभी बेंगलोर में पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में गया हूँ। ये संज्ञान आने के बाद मैं वहाँ के एसपी और शासन से इस बात करूंगा कि इसकी मामले की पूरी तहकीकात की जांच की जाए, जिससे कि किसी के साथ भी आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए, इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि, क्योंकि आरोप लगाने मात्र से कोई वो नहीं होती, हमारी कानूनी प्रक्रिया है। तो लेकिन आरोप बहुत गंभीर है और ये देश के अलग अलग कोनों से आज इस तरह के आरोप की महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। इसकी उच्च स्तरीय और इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए और जिससे कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। ठीक, थैंक यू। देखिए प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है और ना ही कहीं ना कहीं सरकार को पता है, ना ही प्रशासन को पता है। ये मेरे पास ये मेल है, ये मेल लगातार भेज गई है, आप देख रहे हैं इस मेल में। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से उनको भी दिलासा दिलाता हूं और मेरे संज्ञान में पहली बार है। मैं इसकी, देखिए सर आप सांसद हैं, ये सीएम साहब को भी भेजी गई है और डीजीपी को भी भेजी गई है। ऐसा नहीं है कि ये अनजान है। सवाल ये उठता है कि सरकार की जो मंशा है, जो राज्य सरकार की मंशा, वो यही है कि वो अपने अफसर के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। देखिए मैं पढ़ के बताता हूं, दिस इज द, ये राज्य सरकार किसी को बचाएगी नहीं, इतना मैं कह सकता हूं। बाकी ये काम राज्य सरकार को करना है, मैं उनकी भावनाओं को अवगत करा सकता हूं। देखिए जब ये मेल दिया गया तो सवाल ये उठता है कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? जब डीजीपी को ये मेल गया है, सीएम साहब को मेल गया है, आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार एक्शन लेगी। राज्य सरकार क्या एक्शन ले रही है? नहीं, 12 घंटे हो गए सर, 12 घंटे हो गए ये दिए हुए, और फोन पर भी बकायदा हम संपर्क कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़ा नहीं है ये सब कुछ। चलिए, ये तो सरकार, ये मुझे नहीं करना है, सरकार को करना है। सरकार आपको भी पहुंच जाएगा, बहुत जल्द पहुंच जाएगा। हम भी देखेंगे आप कितना एक्शन लेते हैं। ठीक नहीं, आप कह रहे हैं सर, मुझे ये बताइए कि जब पीड़िता, जाहिर सी बात है फोन कटना ही था, क्योंकि जब इन सवालों के जवाब ना दिए जाए, बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास है, मुझे ये लिखकर कहा जाए। क्या सवाल उठता है कि एक पीड़ित जब खुद स्टूडियो में बैठकर ये कह रही है कि एक अधिकारी ने मेरे साथ इस तरह से किया, उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। बार बार ये कहा जा रहा है कि लिखित में दिया जाए। क्या लिखित में सब कुछ होता है? जब मौखिक तौर पर आप कई लोगों की मदद कर देते हैं, तो क्या इस तरह का ये रवैया अपनाया जाना ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार एक्शन नहीं लेना चाहती, एफआईआर नहीं लॉन्च की जा रही है, पीड़िता को बार बार डराया धमकाया जा रहा है, तो जाए कहां? मेरे साथ से यहाँ पे हम स्टूडियो में बैठे जो एक एसिड विक्टिम है जिन पर अटैक हुआ था। लक्ष्मी जी, आप पर जब एसिड अटैक हुआ था, जाहिर सी बात है इस दौर से गुजर कर बहुत मुश्किल होता है और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ी कि आप स्टूडियो में भी आए और जिस तरह से आप यहाँ पर बैठी हैं, किस तरह का जीवन बदल जाता है जब इस तरह के अटैक होते हैं और जब इस तरह से एक महिला को तंग किया जाता है? सामने मैं बैठी हूँ, आप लोग मुझे देख ही रहे हैं। जब बिल्कुल ताज़ा मामला होता है उस टाइम ऐसे एक ही बार पता है, और मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा पूरी ज़िंदगी का एक तरीके से रोना हो जाता है। जैसे कि मैं इनसे भी मिली हूँ, इनके साथ जितना कुछ मैंने अभी तक सुना है, इतना मैं इतनी ज़्यादा बातें नहीं समझ, कानूनी बातें इतना मुझे नहीं पता है। जितनी चीज़ें मुझे पता है, जितना बोला जाता है, जब तक कि एक्शन लेंगी पता नहीं इनके साथ क्या क्या हो जाएगा। और जब से अब तक ही इतना ज़्यादा थाने में जा चुकी है, इतना कुछ बातें बोल चुकी है, इतनी धमकियाँ भी आ रही है, इतना कुछ हो रहा है, इतनी सारी बातें, आज ये यहाँ पे है तो बातें उठ रही हैं, वरना इनकी बातें सुनने वाला कोई भी नहीं है। जिस तरीके से प्रीति राठी का भी केस हुआ है, उनकी भी डेथ हुई है, 4 महीने उनके केस को भी हो गए हैं। हम लोग राष्ट्रपति भवन गए थे, हम लोग वहाँ पे उनसे मिलने के लिए, सुशील कुमार शिंदे से, वहाँ से हम लोगों ने रिक्वायरमेंट करी है कि जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा जाए, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, और वो मुश्किलें मैं इनके साथ भी देख रही हूँ। लक्ष्मी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपको धमकियां दी गई होंगी, स्पेशल जब जिस तरह से अटैक होने से पहले, क्या आप उस वक्त थाने में आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई कंप्लेंट लॉन्च करवाई थी? नहीं, मैंने ऐसा, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, 14-15 साल की एज की ही थी, और उस टाइम मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं उस टाइम एक ऐसा एज था कि माँ बाप से भी एक डर होता है, बहुत अलग एज।
तो उसके बाद जब मुझे उन्होंने 10 महीने लगातार परेशान किया, 10 महीने के बाद उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली, मैंने मना किया उस चीज के लिए, लेकिन 22 अप्रैल को 2005 में उन्होंने अटैक किया। अटैक के बाद भी उनको आराम से 1 महीने के बाद बेल भी हो गई। बेल होने के बाद उन्होंने शादी करी। समाज जो ये चीज की समाज सुनने को तैयार नहीं। फिर मैंने कोर्ट में बोला जाके कि उनका फोन आया है, धमकी आई है मेरे पास, तब जाके उनको 1 साल के बाद अरेस्ट किया। जी सर। तीन नैना, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने पुलिस को भी अप्रोच किया, आपने जिस तरह से कहा कि मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं की जा रही है और अभी सांसद साहब कह रहे हैं कि आप उनसे मिलिए, क्या आपको कहीं ना कहीं डर तो है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ हो ना जाए? आपको धमकियां भी मिल रही हैं, लेकिन आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि आप इतना बड़ा स्टेप उठाया और एक अधिकारी के खिलाफ आप खड़ी हो उठी हैं। आपको जब ये बार बार इस तरह से तंग करते थे और आपने कई बार मना भी किया कि ऐसे ना किया, क्या उस अधिकारी के मन में बार बार आपको टॉर्चर करना ही था कि कहीं ना कहीं वो चाहता है कि मदद भी की जाए? नहीं, एक्चुअली ये सारी बातें जब मैं रोने लगती थी और कई बार मैं कहती थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज ये सब रहने दो, जो भी है, तो थोड़ी आराम से बात कर लेते थे। उसके बाद मतलब मैं हर बार इसका विरोध ही करती थी, तो कहते थे तू परेशान क्यों है, बता तुझे क्या चाहिए, ये है वो है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब मेरे सर पे कोई नहीं है और मैं सब क्यों सहूं, ठीक है। तो कहते थे अरे मैं हूं तो सही, क्या चाहिए तुझे मुझे बता। खुद मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि मुझे नौकरी दो, मुझे घर दो, ऐसे करके वो कहते थे ऐसे लगवा दूंगा तेरी नौकरी, सब्र रख, अपनी सरकार है, सब कुछ हो जाएगा, ऐसे अपने आप तसल्लियां देते थे ना। मैंने उनसे कभी घर की डिमांड करी, ठीक है, कि वो भी हो जाएगा, वहां रखूंगा तुझे आराम से, कुछ दिन ठहर जा, कुछ दिन ठहर जा, मेरे घर में ये हो, कभी भी कुछ भी घर का क्रिएशन कर देते थे, वो हो जाए। जी, देहरादून से हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। मयंक, महिला की दास्तां आपने भी सुनी और जिस तरह से ये केस सामने आया है, उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें, कितनी संजीदा है इस केस को लेकर? क्योंकि लगातार हमारी ये खबर चल रही है और मुहिम हमारी चल रही है, क्या वाकई ये सरकार कहीं ना कहीं संजीदा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? देखिए, अगर आपने सरकार की संजीदगी की अगर आप बात कर रहे हैं तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन किया जाता है, खासतौर पर महिलाओं को लेकर उत्तराखंड में, जिसका हाल ही में एक एम्बुलेंस जो महिलाओं के लिए स्पेशली उत्तराखंड सरकार की तरफ से उसका उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा महिलाओं को लेकर, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा ये दिखाती है, वो ये कहती है कि वो बहुत ज्यादा संजीदा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की है, और यही एक सबसे बड़ा सवाल है। और ये ऐसा पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी एक वरिष्ठ अधिकारी जो है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनके ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगे थे, और उसके बाद ये सारी चीजें जो है मीडिया में भी आई, तमाम अखबारों में आई, तब जाकर उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो यही हाल यहाँ पर वर्तमान में जो जॉइंट सेक्रेटरी है इनका भी है, यानी कि पूरे जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, उसके आधार पर यह कहीं भी नहीं कहा जा सकता कि किसी भी तरीके से जो आरोप है वो गलत है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं, सरकार ये कहती है कि जो आरोप है वो इस तरीके से लगते रहते हैं, तो उनको एटलीस्ट कम से कम जांच करानी चाहिए। यही बात खुद अभी भुवन चंद खंडूरी जी ने कही, खुद उन्होंने कहा कि अगर मेरे कार्यकाल में भी अगर किसी तरीके के किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगते हैं तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि उसकी जांच कराई जाए, और अगर वो आरोप गलत है तो जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, लेकिन एटलीस्ट आप सबसे पहले जांच तो करा। जाहिर सी बात है सरन साहब, आपके पास मैं लौटता हूं कि महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं बहुत संजीदा नहीं है, चाहे हम अधिकारियों की बात करें या फिर राजनेताओं की बात करें, खाली एक कानून बना के छोड़ दिया जाता है। इनको ये भी जागरूकता नहीं, एक अभियान नहीं चलाया जाता कि महिलाओं के साथ अगर इस तरह से गलत हो तो क्या क्या करना चाहिए? देखिए, मैं स्पेशली दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद और मेरठ में काम करता हूं, और दिल्ली जैसे शहर में मैं पाता हूं कई बार पुलिस अधिकारी मुझे कहते हैं कि यार हम मर्डर सॉल्व करें, पिक पॉकेटिंग सॉल्व करें, स्नैचिंग केस देखें कि ये लड़कियों और लड़के के पीछे भागते रहें। तो ये तो मेंटालिटी हो गई पुलिस ऑफिसर्स की। और प्लस जैसे जुवेनाइल ऑफिसर्स, हर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुवेनाइल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हर थाने में, उनको बाकी कामों से फुर्सत नहीं कि वो जुवेनाइल का काम देखें। उसी तरह वुमेन कांस्टेबल्स हैं तो उनको बाकी काम इतने दे दिए जाते हैं कि वुमेन के जो क्राइम है उनको देख नहीं पाती हैं। तो ये जो ऑफिसर्स हैं इनको केवल इसी काम में रहना चाहिए। और एसएचओ को जो 0 एफआईआर जो है वो अगर दिल्ली में नहीं होता, कमला मार्केट थाने में, तो शायद आसाराम बापू भी आज अंदर नहीं होते।
और उसके बाद कम से कम 0 FIR इतना पॉपुलर हो गया है कि कोई भी महिला किसी स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में जाके तुरंत अपना FIR दर्ज, और उनको करना है, वो मना नहीं कर सकते। मुझे तो ताजुब है उत्तराखंड प्रशासन पे कि वहां की पुलिस कहती है कि मना कर सकती है। मैं तो चाहूंगा कि ये वो दोनों थाने का नाम बताएं ताकि उन दोनों थाना प्रभारी के अगेंस्ट या उस डिस्ट्रिक्ट के SP के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए कि 0 FIR आपने क्यों नहीं करवाई। आपके ठीक है, आपके एरिया में नहीं हुआ, लेकिन 0 FIR तो होना ही चाहिए था। मैं SP जी को मैं लेकर कहना चाहूंगी कि वहाँ के जो SSP हैं केवल खुराना, उनके बारे में सुना गया है कि बहुत अच्छे हैं, सबको बहुत इंसाफ देते हैं, ठीक है। और मैंने उनके पास भी जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मेरी आवाज को दबा दिया गया। रितु कंडियाल और JP जोशी जी का ये कहना था कि हमने तेरी पहले ही केवल खुराना से शिकायत कर दी है, तू ब्लैकमेल कर रही है, तुझे सारी जिंदगी जेल में सड़वा देंगे, तू जाके तो दिखा वहां तक। तो मैं SSP जी के पास तो पहुंच ही नहीं पाई, ठीक है। ये तो मुझे पहले ही इतनी धमकी आ रही है कि तुझे समाज में उठना बैठना भारी हो जाएगा, कौन तुझे नौकरी देगा, तू जिंदा कैसे रहेगी अगर तूने ये सब किया। तो मुझे बराबर ये धमकियां मिलती रही फोन पर रितु कंडियाल जी की तरफ से, JP जोशी जी की तरफ से, ठीक है, कि अब तेरा जिंदा रहना मुश्किल है, ठीक है। करण साहब, जब इस तरह की धमकियां दी जाती है तो क्या किया जाए? आपने जिस तरह से, आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है आसाराम बापू के केस में, जिस तरह से 0 FIR में, क्या आप इस पीड़िता के मदद के लिए आगे आएंगे? जरूर, मैं तो चाहूंगा कि मैं इनका केस टेकअप करूं और कहीं भी इनका 0 FIR हो सकता है। उन्होंने सही कहा था शर्मा मैम ने कि आप यहां से ये निकले, जो आस के पास जो भी थाना हो वहां जाके हम FIR फाइल कर सकते हैं। आप दिल्ली या उत्तराखंड जाने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी तो है कि सुप्रीम कोर्ट चली जाए जी, उसके बाद तो आप देखिए क्या होता है। और इमीडिएटली करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक पोस्ट कार्ड पे, एक पेपर पे भी लिख के अगर बेंच को दे देंगी तो उनको सुओ मोटो लेना पड़ेगा, सुओ मोटो हो जाएगा। जी, मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तरीका है सुप्रीम कोर्ट जाना। यहाँ से उठिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, शाम को 4 बजे तक प्रोसीडिंग चलती हैं। एक कोई भी वहां पर खड़ा होगा, वो मेंशनिंग कर देगा, कोई भी वकील, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कागज देना है सिर्फ। आप डरिए मत कोर्ट की कार्यवाही से। सुप्रीम कोर्ट इज द बेस्ट। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है दीजिए, और कोई भी वकील आपकी मेंशनिंग कर देगा 2 मिनट। टीना जी, ये तो ये चलिए टीना जी, ये चलिए, आपने जिस तरह से आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकती है, नहीं, आप देखिए, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि ये जो सरकारें हैं जो अपने घमंड में बैठी हैं, और जो ये सांसद हैं जो अभी बात कर रहे थे, सुओ मोटो नहीं ले रहे हैं, किसी महिला के दर्द को नहीं समझ सकते, अपने ऑफिसर को बचाना चाहते हैं। FIR नहीं हो रही है उत्तराखंड, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा सेंसिटिव हूँ इस मामले के लिए, और इनफैक्ट सभी मामलों के लिए। मुझे पता है कि ऐसा वहां की लड़कियां जो है, जब मैं 12 साल पहले मेरी दिल्ली में मैरिज हुई तो हमें भी बहुत ज्यादा जानकारी कानून की और इन सब चीजों की नहीं थी। तो मेरे को लगता है यही तरीका है इन लोगों को सबक सिखाने का, कि नहीं तो ये मामला कहीं ना कहीं इस लड़की को थ्रेटन किया जाएगा, और इस लड़की को मुझे लगता है कि परेशान कर देंगे, कल को कैरेक्टर असैसिनेशन भी करेंगे इसका। परेशान करने की बात तो सामने आ रही है, लगातार परेशान करने की बात तो सामने आ रही है, धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि आप हमारे खिलाफ मत जाइए। मेरे ख्याल से आपके जो स्टूडियो में बैठे हैं, जिनसे आप जिनको 0 FIR की जानकारी है, इमीडिएटली आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, इसकी मेंशनिंग कीजिए। कोई भी लॉयर वहां खड़ा हुआ बेंच के सामने कर देगा इमीडिएटली। इस पे मेरे को लगता है कि सुओ मोटो एक्शन लिया जाएगा, और बेंच कहीं ना कहीं इसको, क्योंकि सीनियर ऑफिसर है, अभी आपने जो इंटर्न, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो इंटर्न निकल के आई है, उसके लिए भी बेंच बनाई गई है। तो मुझे लगता है इमीडिएटली इस एक्शन, यही तरीका है इन लोगों को सिखाने का, और कोई तरीका नहीं है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं शायद न्यूज चैनल पे तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैं न्यूज चैनल्स पे जाती हूँ, बट मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करूंगी, थानों को अप्रोच करने के बजाय। चलिए टीना जी, क्योंकि आपको जानकारी है, आपको कानून की पूरी जानकारी है, जाहिर सी बात है, लेकिन जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है वो कहां जाए, सबसे बड़ा सवाल ये है। मयंक गुप्ता लगातार मेरे संवाददाता मेरे साथ देहरादून से बने हुए हैं। मयंक, जब इस तरह के मामला सामने आता है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो जाहिर सी बात है लोगों का विश्वास उठ जाता है। महिलाएं कितनी सुरक्षित है उत्तराखंड में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से आपकी बहस चल रही थी, मैंने सुना उस चीज को कि अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी, अगर उसके खिलाफ, अगर आप खासतौर पर उत्तराखंड हो, चाहे इस तरीके के जो राज्य होते हैं, इनके अंदर अगर आप जाकर सोचें कि किसी थाने के अंदर आप ज्वाइंट सेक्रेटरी के खिलाफ FIR करा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं हो सकती है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के अधीन ही पुलिस आती है। तो ऐसे में वो FIR होना मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जिस तरीके से आसाराम प्रकरण का हवाला दिया जा रहा था, तो वहां एक अलग मैटर था, क्योंकि वहां नेता हो वो एक अलग मैटर करता है। कोई अगर धर्मगुरु है या कोई
ऊंचे रसूख का व्यक्ति वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन अगर आप सरकार के ही विरुद्ध, अगर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध अगर एफआईआर कराने जा रहे हैं तो उत्तराखंड में तो वो मुमकिन नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है जिस तरीके से ये सुझाव दिया गया था कि 0 एफआईआर वो करा सकती है किसी दूसरे राज्य में जाकर, तो वो मुमकिन है, उनको एफआईआर दूसरे राज्य में करानी चाहिए थी। और इसके बाद जो है ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर भी इस पूरे मामले में जांच हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि अगर उनके पास जिस तरीके से उनके पास सारी एविडेंस है, सारे सबूत है, जिसमें गेस्ट हाउस से लेकर उसकी जो रिसीविंग है उसकी बात करें या फिर जो वीडियो क्लिपिंग है उन सब चीजों की बात करें, तो वो तमाम सबूत है। तो ऐसे में उनके पास 0 एफआईआर का भी ऑप्शन है। इसके अलावा वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, उसके डायरेक्शन के आधार पर एक सिंपल से उनको महिलाओं के अगेंस्ट तो ये सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर वो ये कानून है उत्तराखंड के अंदर ही वो एफआईआर कराए तो वो मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। देखिए टेक्निकली तौर पर ये मुमकिन है, लेकिन जो वाकई में अभी की जो स्थिति है उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि मुमकिन होगा कि किसी भी थाने का जो एसएचओ है वो अपने ही राज्य के ज्वाइंट सेक्रेटरी के खिलाफ जो है एफआईआर लिखे। सवाल भी यही उठता है कि क्या राज्य सरकार अपने इस आला अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, क्योंकि जब इतने बड़े अधिकारी इस तरह के कांड में फंसते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार का भी कहीं ना कहीं एक रुख होता है कि इन अधिकारियों को किस तरह से बचाया जाए या फिर इस मामले को किस तरह से दबाया जाए, चाहे वो धमकी देकर दबाया जाए या फिर लालच देकर दबाया जाए। असीम, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं जाहिर सी बात है तो राज्य सरकार पर कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि सरकार क्यों नहीं अपने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेती है। सरकार यही एक नीति अपनाती है कि अधिकारियों को हम संभाल लेते हैं और जनता कहीं जाती है तो जाने दीजिए। बिल्कुल, मैं जैसे भी मैं कह रहा था, मैं उसकी बात से सहमत हूँ कि बहुत कठिन है उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, क्योंकि किसी भी अधिकारी का इतना रुतबा होता ही है कि पूरे राज्य में वो नियंत्रण कर सकता है, कहीं उसके खिलाफ एफआईआर ना आने पाए। बल्कि एक दूसरा मामला भी है, न केवल एफआईआर दर्ज नहीं हुई बल्कि इन्हें सरकार की ओर से ही धमकियां दी गई। तो एक तरफ तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है ही है, दूसरी तरफ पूरी तरह से ये सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का मामला है। एक एसपी का इन्होंने नाम लिया है जिन्होंने इनको फोन करके धमकी दी है। अगर आप निगाह डालें तो सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया है इनके खिलाफ, इनकी आवाज को दबाने के लिए। तो सरकार एक तरफ तो अपना काम करने में चूक गई है और दूसरी तरफ उसने एक गलत काम किया है और नागरिकों की खुद आवाज दबाने वाली बन गई है। पूरी तरह तानाशाही का रवैया तैयार कर लिया है सरकारी तंत्र ने। तो हम लगातार ये एक मुहिम चला रहे हैं कि पीड़िता को इंसाफ मिले, महिलाएं सुरक्षित रहें, लेकिन जब आला अधिकारी ही इस तरह की हरकतें करे तो सवाल उठता है सरकार पर कि सरकार क्यों खामोश है, इस आला अधिकारी पर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता। फिलहाल यहां पर ब्रेक हो चला है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम अपने मेहमानों से यही जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार क्यों इतनी बेबस है। चलवन न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा बब्बर। कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में देवता भी निवास करते हैं, लेकिन उसी देवभूमि दानव भी बसते हैं। जी हां, एक ऐसा दानव सरकारी महकमे में ऊंचे ओहदे पर बैठकर महिलाओं की आबरू के साथ लगातार खेल रहा है। उत्तराखंड सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के जिस अफसर पर राज्य के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है, उस अफसर ने किस तरीके से देवभूमि को दागदार किया है, अपने इस खास कार्यक्रम में लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। जी हां, भारी भरकम अमला उसी की सुरक्षा में लगा हुआ है। उसी अफसर ने राज्य की एक एक अनाथ अबला लड़की का शोषण किया है और वो भी पूरे 2 साल तक। आज हम दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में कि कैसे एक अधिकारी हैवान बन जाता है, कैसे एक अधिकारी एक अबला लड़की के साथ वो सब कुछ करता है जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ देवभूमि को शर्मसार ही करता है। देवभूमि के
असली हकीकत और वहां पर क्या चल रहा है, लगातार चैनल न्यूज इसी पर बना हुआ है। लगातार 1 घंटे से हम इसी खास कार्यक्रम के जरिए चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में देवभूमि अब पाक साफ रही है, क्या वाकई में उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं। क्योंकि एक अबला लड़की जिसके पास ना माँ बाप का साया है और ना ही कोई इसकी मदद करने वाला है, लेकिन एक अधिकारी उसके पास आता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है, अपना दिखाता है, विश्वास जगाता है और बाद में वही शख्स विश्वासघात करता है। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं और आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उस पीड़िता के पास जाएंगे क्योंकि वही अपने इस दर्द को सही तरीके से बयां कर सकती है। क्योंकि चैनल न्यूज की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम जनता की आवाज को उठाएं और जो ऐसे अधिकारी हैं जो अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करते हैं, अगर वो गलत करते हैं तो उनके खिलाफ भी आम इंसान की तरह ही कार्रवाई की जाए। हम नैना के पास जाएंगे। नैना, आपने तमाम सारे दर्शकों को क्योंकि इस चैनल को, इस कार्यक्रम को पूरा देश देख रहा है, आपकी आवाज को पूरा देश सुन रहा है। हम यहां पर आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी प्रताड़ना आपने रही है, क्योंकि एक प्रताड़ना उस शख्स ने आपके साथ की, उसके बाद जो कुछ आपके साथ हुआ, उसके बाद जिस तरीके से आप अपनी फरियाद लेकर पुलिस के पास जाती हैं, अधिकारियों के पास जाती हैं, अनसुना किया जाता है, क्या कहेंगी आप, क्या कुछ आपके साथ हुआ है? हम चाहेंगे एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं यही बताना चाहूंगी कि मैंने इसका जब भी विरोध किया है तभी मेरी आवाज को दबा दिया गया है अपना रसूख दिखाकर, ठीक है। और सकामना मुझे हमेशा ये दी गई है कि मैं तुम्हें सेटल कर दूंगा, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ी शांति रखो, ठीक है। लेकिन कभी, ठीक है, शारीरिक पीड़ा तो मैंने जो झेली है, लेकिन जो मानसिक पीड़ा मैं झेल रही थी, जितने डिप्रेशन में मैं जा चुकी थी कि मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं है कि मैं इन सबका अंत कैसे करूं। बिल्कुल ठीक है। एक बार मैंने सोचा मैं सुसाइड कर लेती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मरना ही है तो मैं सबको सच बताकर मर जाती हूँ जी, इसलिए कि मैं मानसिक पीड़ा की बिल्कुल अति हो चुकी थी, इससे ज्यादा मैं नहीं सह पा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल नैना, हम आपके आंसुओं की कदर करते हैं और हम आपके दर्द को भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर शरण साहब है। शरण साहब, ये कोई पहला मामला नहीं है। महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ है हमारे देश में वो किसी से छिपा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कितनी सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाती है, कितनी इज्जत की जाती है, ये किसी से छिपा नहीं। इस मामले को देखकर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी संजीदगी हमारे पुलिस महकमे को, इस सरकार को दिखानी चाहिए? देखिए, पुलिस का एक बहुत अच्छा बहाना होता है कि हम ऑलरेडी ओवरबर्डन है, हम मर्डर और क्राइम सॉल्व करने में ही लगे रहते हैं, हमारे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि जो लोग बहुत जगह माफ कीजिएगा शरण साहब, मुझे रोकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं शिल्पी अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शिल्पी जी, उत्तराखंड से आप हैं, उत्तराखंड की एक लड़की, एक अबला लड़की अपनी दास्तान, अपने साथ हुए जुल्मों को बयां कर रही है। इस रिपोर्ट को, इस कहानी को आपने सुना होगा, सबसे पहले यही कहेंगे क्या हो रहा है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड क्या, महिलाओं के साथ शोषण तो पूरे देश में ही हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, गुजरात का इतना बड़ा मुद्दा आया जिसमें अमित शाह और मोदी जी इन्वॉल्व थे जी। तो महिलाओं का तो पूरे देश में ही चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई राजनीति या किसी उत्तराखंड में क्या हो रहा है? शिल्पी जी, उत्तराखंड की हम बात करें, उत्तराखंड के बारे में बताइए, क्या हो रहा है उत्तराखंड में? देखिए, इनका मैटर अभी संज्ञान में आया है और इस विषय पर पूरी कार्रवाई करी जाएगी। बात करूंगी मैं खुद डीजीपी से कि इनके केस में, जहां तक मुझे नॉलेज है, अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है जी। तो पूरी हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं। शिल्पी जी, ऐसा क्यों होता है जब कोई केस आता है मीडिया के जरिए ही आपके कानों तक चीजें पहुंचती हैं, आपकी नींद टूटती है? आपके अधिकारियों को क्यों रखा गया है? उत्तराखंड में पुलिस महकमा क्या कर रहा है? क्या सिर्फ हम जब जगाएंगे तभी आप जगेंगी? देखिए, यहाँ मेरे, आपके या किसी के जागने की बात नहीं है, यहाँ पूरे समाज में परिवर्तन की जरूरत है। और बड़ी अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, चाहे उत्तराखंड हो या पूरे देश का कोई कोना हो, महिलाओं के मामले में जो गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं है जी। तो मैं एज अ महिला आपको कह रही हूँ कि इनके विषय में मैं खुद डीजीपी से बात करूंगी, एसएसपी से बात करूंगी और पता करूंगी कि क्या ऐसे कारण है, किस वजह से इनके साथ इस तरीके का गलत हो रहा है और इनके जो एक्यूज हैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल शिल्पा जी, इसका मतलब आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उत्तराखंड में जो एक मामला चैनल न्यूज उठा रहा है, क्योंकि हमेशा से इस तरह के मुद्दों को वो उठाता रहा है, इसी तरह के कई और मामले होंगे, शायद वो लड़कियां भी दबी होंगी, शायद वो लड़कियां भी जिस तरीके से नैना कह रही है कि इतना दबाव उनके ऊपर बनाया गया कि सुसाइड करने तक की सोची, शायद वो लड़कियां भी होंगी जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रही होंगी। क्या कहेंगी आप? आपको ही लगता है कि सबसे पहले देश, बाद में पहले आपको उत्तराखंड में परिवर्तन लाने की जरूरत है? देखिए, सभी जगह पूरे समाज में परिवर्तन की जरूरत है। आपके चैनल को और बल्कि पीड़िता को
मैं इस मामले में बधाई देना चाहूंगी। कम से कम आगे आकर कंप्लेंट तो कर रही हैं। हमारी हजारों लाखों बहनें हैं जो घर से बाहर आवाज शिल्पी जी बधाई मत दीजिए, शिल्पी जी बधाई मत दीजिए, सुरक्षा दीजिए, क्योंकि जिन पुलिस वालों को केस दर्ज करना चाहिए वो उल्टा इन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। नहीं, ये बहुत गलत है। मैं पूरी तरह से इनके साथ में हूँ और मैं इस बारे में पूरा अपने प्रशासन से, सरकार से और डीजीपी से कहा जाए कि शिल्पा जी पूरा देश आपको सुन रहा है। आश्वासन क्या देंगी आप, क्या कहेंगी, क्या कुछ कार्रवाई, क्योंकि आपकी आवाज अब जनता सुन रही है, सिर्फ यहाँ पर नैना या चैनल न्यूज से रिलेटेड ये पूरा मामला नहीं है, अब ये पूरा देश आपको सुन रहा है। क्या कहेंगे, क्या आश्वासन दे रही हैं? मैं पीड़िता के साथ तन मन धन से हूँ और मैं उनके साथ पूरा उनकी बहन बन के, उनके साथ बन के उनके साथ हूँ। जिस अधिकारी की हम बात करें उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करवाएंगे आप? देखिए, मैं इनके साथ हूँ, जो भी जांच में कार्रवाई होगी, क्योंकि मुझे एफआईआर दर्ज कराएंगी। बिल्कुल एफआईआर दर्ज कराएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। का मामला है, बहुत संगीन जुर्म है महिला के खिलाफ। जी बिल्कुल। जो मेरे पास कंप्लेंट जैसे पहुंचेगी मैं अभी पता करा लेती हूँ, क्योंकि संज्ञान में ये मैटर मेरे 1-2 दिन पहले आया है, इसका पता करा लेते हैं। और अगर ये नहीं होगा, अगर पुलिस नहीं करेगी, चाहे हमें कोर्ट में भी जाना पड़े, मैंने आपको कहा ही है मैं पीड़िता के साथ तन मन धन से हूँ। बिल्कुल। चलिए शिल्पी जी यहाँ पर आश्वासन दे रही हैं और ये भी कह रही है कि पहले वो पूरे मामले का संज्ञान ले लें। हम भी कुछ वक्त आपको देते हैं शिल्पी जी, हम आपको फिर फोन कॉल करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम हम लगातार दिखाते रहेंगे और आपसे आगे भी प्रतिक्रिया लेंगे, आपसे आगे भी पूछेंगे कि क्या वाकई में आपने यहाँ पर संज्ञान इस पूरे मामले का लिया है या मीडिया में दिखाया जाने का। फोन पे इस वक्त आप हैं तो कहीं ना कहीं समझाने के लिए आपसे ये कह रही है कि वाकई में आप इस पीड़िता के साथ हैं। जी क्या बोलना चाहती है? मैं कुछ कहना चाहती हूँ इसमें प्लीज। जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उनको संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। इसमें वो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी नहीं है, सॉरी, वो गलत बोल रही है। वो प्रवक्ता है कांग्रेस सरकार की। मैं शिल्पी जी को अच्छे से जानती हूँ, मुझे लगता है उनको अपना ज्यूरिडिक्शन मालूम होना चाहिए कि वो क्या क्या कर सकती हैं। उनको संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। वो पहले इनकी एफआईआर दर्ज कराएं, उसके बाद जिससे बात करनी है करें। ये तो लीपापोती करके निकल रही है यहाँ से, अब क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। किस बात का संज्ञान लेंगी? वो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है? वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है? व्हाट इज शी इन हर कैपेसिटी? जीरो, नथिंग, जस्ट स्पोक्स पर्सन ऑफ अ पार्टी। व्हाट इज? शिल्पा जी और वो वैसे भी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो गवर्नमेंट ऑफिस, सॉरी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो ब्यूरोक्रेट है। जी ब्यूरोक्रेट पे गवर्नमेंट स्टैंड लेगी, आप उनकी एफआईआर कराइए। बिल्कुल। टीना जी सवाल क्या बोल के निकली है? मुझे लगता है कि सुन रही हैं आप, क्या कहेंगी? वो बोलने तो दें, अपनी बात कंप्लीट करें। आप बोलिए। आप रही है कि मैं संज्ञान लेती हूँ, क्या संज्ञान लेंगी वो? नहीं, संज्ञान लेने का मैटर ये बात संज्ञान लेना की जो कंप्लेंट जहाँ पर हुई है संबंधित पुलिस स्टेशन से, एसएसपी से, जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे कि क्या शिकायत मिली है, अभी तक उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है, तभी उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा। बिल्कुल एफआईआर नहीं हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है, आप उनसे पहले उनसे बात करेंगे ना कि कंप्लेंट तो दी होगी ना इन्होंने। शिल्पी जी आप स्पोक्स पर्सन, आप ये मत दिखाइए यहाँ नेशनल टेलीविजन पे कि आपका बहुत बड़ा ओहदा है। सॉरी, नहीं, ओहदे वाली बात यहाँ से क्या आ गई? संज्ञान का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन को पढ़ लें हम लोग, उसकी इनकी जो शिकायत है, जब तक हम उस पर पढ़ेंगे नहीं कि क्या धाराएं हैं, क्या क्या चार्जेस हैं। शिल्पी जी शिकायत तक नहीं ली गई है, शिल्पी जी शिकायत तक नहीं ली गई है, अब क्या पढ़ेंगे आप? शिकायत तक नहीं ली गई है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप पीड़िता को मेरा नंबर एक्शन ले इस पे। ब्यूरोक्रेट है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, नहीं तो बिना शिकायत के हम लोग कैसे लेवल इज द बिगेस्ट लेवल। सॉरी, we need the complaint before. We need the complaint in our hand before forwarding it or before discussing it with our machinery. बिल्कुल। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए शिल्पी जी, नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो रहा है, इससे बड़ा प्रूफ और आपको क्या चाहिए? आप यही सीडी वहाँ दे सकती हैं। अरे हमने लेटर भेज दिया है, मुझे अभी टैच किया गया है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि हम मिसगाइडेड मिसाइल की तरह इधर उधर ना जाएं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस लड़की से कहीं भी आसपास के थाने में, नोएडा के, फिल्म सिटी के, जहां भी आप हैं, इमीडिएटली 0 एफआईआर कराइए। और उसके बाद अगर 0 एफआईआर वहां पर इन्हें प्रॉब्लम आती है तो सेंड हर टू सुप्रीम कोर्ट एंड आज मैं वहां पर किसी को फोन करती हूँ जो इस लड़की से मिल लेंगे। इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये मैटर लाया जाए। देखिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का मैटर है, ये बहुत हल्का मैटर नहीं है। और कल को इस लड़की के साथ कुछ हो गया तो हम सबकी जिम्मेदारी, इनफैक्ट चैनल की जिम्मेदारी भी, मॉरल जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस लड़की के साथ न्याय करें, सिर्फ इस पे डिबेट ना करें। एंकर, कैन आई स्पीक समथिंग? बिल्कुल बोलिए शिल्पी जी। I mean, nobody is letting me talk. Why am I connected then? बिल्कुल शिल्पी जी बोलिए, हम भी आपको सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए, नंबर 1,
I was patched much later. I don't know whatever discussion held before I was connected. Because I'm on my way to Gadarpur. मैं रास्ते में हूँ, सड़क पे इस टाइम बात कर रही हूँ, हाईवे पर हूँ. Number 1. Number 2, I need the copy of the complaint, whatever she wants to say, through my email. You are most welcome to give my email and my contact details to her so that I can contact her. श्री जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ा है. हम आपसे अपील करेंगे कि आप जो भी कुछ बोल रही हैं, हम तो आपकी बात को समझ रहे हैं, शायद हमारे दर्शक नहीं समझ पा रहे होंगे. हिंदी चैनल है ये, आपने तमाम सारी जो चीजें कही है कृपया करके वो हिंदी में आप बोले ताकि हमारे दर्शक वो समझ सके क्या बोल रही हैं आप. देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं रास्ते में हूँ इस टाइम में, गदरपुर में हूँ, रुद्रपुर में इस टाइम में मेरी अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर हूँ मैं. अगर आप पीड़िता से कहें कि ईमेल के माध्यम से या आपके चैनल में कोई उनकी मदद कर दे, ईमेल के माध्यम से मेरे पास शिकायत की कॉपी पहुंच जाए, तो मैं उनको थोड़ा मदद कर सकती हूँ. मैं यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, एक महिला एक्टिविस्ट की तरह से, महिला सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं उनकी मदद करने को तैयार हूँ. जी शिल्पा जी, हम आपको मेल तो भेज देंगे, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री और डीजीपी की अगर हम बात करें, उनको हमने मेल भेज दिया है, उनको हमने जानकारी दे दिया है. भले ही यहाँ पर पुलिस ने मामला दर्ज ना किया हो, भले ही शिकायत ना की हो, लेकिन चैनल न्यूज़ ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है. देखिए, हम लोग पूरा, मैंने आपको खाना पूर्ति कर रही हैं, उनको सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी का नाम बताइए और इस लड़की का नाम बताइए, उतना ही काफी हो. जी. और प्लस ये जो है बोल रही हैं कि मैं संज्ञान लेती हूँ, इन्हें बोलिए कि संज्ञान लेना नहीं है, संज्ञान में लाना है अपनी सरकार के. जी. संज्ञान में क्या लेना है, एक्शन लेना है इस पे. संज्ञान में एक्शन के लिए ये कौन होती है संज्ञान में लेने वाली? नहीं, शिल्पी जी दरअसल जो सारी चीजें हैं वो साफ साफ है, जो सारी चीजें हैं वो खुली किताब है. हम वो लगातार आपको वीडियो दिखा रहे हैं जो इस लड़की ने यहाँ पर, इस पीड़िता ने सबके सामने रखा है, इतनी हिम्मत करके ये सबके सामने रखा है. लड़की के लिए आसान बात नहीं होती. कहना चाहती हूँ क्या बड़ा सबूत चाहिए आपको? जी ठीक है, मैं आपका चैनल अभी जैसे सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए इस पीड़िता को. ये मेरी रिक्वेस्ट है, इस पीड़िता से कोई इनको मदद करना चाहे तो करे, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएं. जी. वहाँ डेफिनेटली इनकी बात को सुना जाएगा, एक कागज पे लिख के सुना जाएगा. जी. इसके अलावा कोई तरीका मुझे इस देश में नजर नहीं आता, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल करप्ट हो चुका है. बिल्कुल. जहाँ नेशनल सिक्योरिटी और विमेन मेन एजेंडा होना चाहिए, वहाँ विमेन दब रही है, कुचल रही है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, रेप केसेस हो रहे हैं, और इतनी आसानी से लोग निकल जाते हैं इसमें से. बिल्कुल करना चाहिए. जी बिल्कुल. यहाँ पर जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उससे पीड़ित लड़की की हम बात कर रहे हैं जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, इतनी हिम्मत करके वो चैनल न्यूज के दर पर आए के साथ कि उसे इंसाफ मिलेगा. और चैनल न्यूज की भी लगातार यही कोशिश आगे भी रहेगी कि हम उसे इंसाफ दिलाएं, क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है. कोई भी रसूख का इस्तेमाल करके मनमानी नहीं कर सकता, गलत तरीके से अपनी यहाँ मनमानी जता नहीं सकता. अगर गलत किया गया है तो कार्रवाई भी होगी. और इसी उम्मीद के साथ हम तमाम बड़े नेताओं से भी बात करेंगे, और खासतौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी बात करने की हम लगातार यही कोशिश करें कि उनसे बात और उनसे भी यहाँ आश्वासन ले कि अब सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कार्रवाई की जाए. और इसीलिए लगातार चैनल न्यूज इस खबर पर बना हुआ है, इस प्रोग्राम के जरिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं. यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं.